नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें खेल चिकित्सा विज्ञान में से 15-20 क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं। इसलिए इस पर अच्छी तरह से पकड़ बनाकर चलिए। इससे पहले पार्ट में मैंने पार्ट 8 तक लिया था और ये पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? तो टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में जो व्यायाम किया जाता है वो किया जाता है डोर्सिफ्लेक्शन किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डोर्सिफ्लेक्शन में क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे टखने को अंदर की ओर खींचना, टखने को बाहर की ओर खींचना, पंजे पर ऊपर उठाना, पंजे को ऊपर उठाना व पंजे को ऊपर की ओर खींचना आदि टखने के स्वास्थ्य लाभ या पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यायाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमज़ोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफ़ी धीमी गति से करते हैं? तो यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के अनुसार जो है वो होते हैं निरुत्साहित व्यक्ति। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तियों के 4 समुदाय बताए हैं। वह उनके विचारों और व्यवहारों के गुणों पर आधारित 4 समुदाय बताए हैं। पहला है निरुत्साह, प्लेगमेटिक, और दूसरा है प्रसन्नचित्त, संज्ञानन, और तीसरा है गुस्सैल, क्लोरिक, एवं विषादग्रस्त है मेलैंचोलिक। तो इसमें विभाजित क्या है? इनमें से जो निरुत्साह जो हैं वो व्यक्ति कमज़ोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं, अपना काम धीमी गति से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव मितीय त्वचा परत माप में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? तो मानव मितीय त्वचा परत में जो मनुष्य के हिस्सों पर विचार किया जाता है वो एक तो अंश फलक होता है, अधिश्रोणीय होता है, और उदर होता है, और जांघ होती है, और इनके अतिरिक्त एक बाहाँ भी होती है। बाहाँ पर भी विचार किया जाता है। तो इसका मतलब ये है उपरोक्त सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो क्रॉस वेबर टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है न्यूनतम पेशीय ताकत मापने के लिए किया जाता है, और इसमें जो है 6 मद शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुंभक का संबंध है, तो कुंभक का जो संबंध होता है वो प्राणायाम से होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। जब श्वास को अंदर की ओर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है, तथा बाहर की ओर रोकते हैं तो उसे बाहरी कुंभक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर सुखम आसनम परिभाषा है, तो स्थिर सुखम आसनम परिभाषा जो है वो है आसन की परिभाषा है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आसन को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, इसका अर्थ यह है कि आसन वह है जिसके करने से मन एवं शरीर में स्थिरता आए और सुख का अनुभव हो। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन यानी जो साधु संत जो है ध्यान लगाने के लिए आसन का यूज करते थे और अब भी करते हैं, वो है पद्मासन और वज्रासन है। और इनमें से वज्रासन जो है उसको भोजन खाने यानी भोजन करने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है, और खासकर दोपहर के भोजन के बाद किया जाता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन सांस लेना है, तो ऑक्सीजन सांस लेना जो होता है वो पूरक होता है। और योग के अंतर्गत जो है पूरक एवं रेचक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पूरक का अर्थ होता है सांस लेना और रेचक का अर्थ होता है सांस छोड़ना। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरक और रेचक क्रिया करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त श्वास लेने और छोड़ने के बीच में हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, और इस रुकने की क्रिया को ही कुंभक कहा जाता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योगश्चित वृत्ति च निरोध परिभाषा दी है, तो योगश्चित वृत्ति च निरोध परिभाषा जो दी है वो दी है महर्षि पतंजलि ने दी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और योगश्चित वृत्ति च निरोध का अर्थ जो है चित्त की वृत्तियों को रोकने या मन के अवयव को नियंत्रित करना योग है। यह है इसकी परिभाषा, और यह परिभाषा योग सूत्र के रचनाकार थे महर्षि पतंजलि ने दी थी।
पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। और एक परिभाषा महर्षि वेदव्यास ने भी दी है, वो है योग समाधि है। ये महर्षि वेदव्यास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्राटक होता है, त्राटक जो होता है वो होता है एकाग्रता के लिए होता है। और त्राटक शब्द त्रय के साथ टकी बंधने की संधि से बना है। वस्तुतः शुद्ध शब्द त्राटक है, जिसकी व्युत्पत्ति जो है, जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो त्राटक जो है, त्राटक का संबंध एकाग्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंध है, बंध जो है जालंधर बंध है, उड्डयन बंध भी होता है, मूल बंध भी होता है, उपरोक्त तो सभी होते हैं। तो बंध का अर्थ जो होता है रोकना, कसना, बांधना या ताला लगाना होता है। यदि हम योग में बंध की बात करें तो यह शरीर के कुछ हिस्सों में ऊर्जा प्रवाह को रोककर उसे अन्य अंगों में प्रभावित या संचित करने का कार्य करता है। सही मायनों में यह ऊर्जा के वितरण का कार्य करता है। और बंध जो है 4 प्रकार के होते हैं, एक तो जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, और एक चौथा होता है महाबंध। महाबंध, ये 4 बंध होते हैं महाबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालिश का शरीर के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? तो मालिश का जो शरीर के भाग पर जो प्रभाव पड़ता है वो त्वचा पर भी पड़ता है, तंत्र पर भी, रक्त परिसंचरण तंत्र पर भी पड़ता है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी पर पड़ता है। मालिश शरीर को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। मालिश के दौरान मस्तिष्क से एंडोर्फिन नामक रसायन स्रावित होता है, जो शरीर एवं मस्तिष्क को एक अत्यंत सुखकारी अनुभव प्रदान करता है। शरीर में मालिश का प्रभाव जो है इन तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है, स्वतंत्र तंत्र पर भी पड़ता है, यानी विभिन्न भागों पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एट्रोफी कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होना हाइपरट्रोफी कहलाता है। इसके विपरीत जब व्यायाम के अभाव में, यानी जब हम व्यायाम नहीं करते हैं तो मांसपेशियां कमजोर, छोटी और शरीर शक्ति में कम हो जाती हैं, जिसे एट्रोफी कहते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसे हाइपरट्रोफी कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियमित व्यायाम जब हम करते हैं और प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को जो कहा जाता है मांसपेशियां अतिवृद्धि कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में पेशीय मांस बढ़ जाता है, जो कि जाना जाता है, जैसा अभी बताया था मैंने आपको, तो वो जाना जाता है पेशीय हाइपरट्रोफी के नाम से जाना जाता है, या उसको पेशीय अतिवृद्धि भी कहते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उचित कैलिस्थेटिक व्यायाम है? तो कैलिस्थेटिक व्यायाम जो है इनमें से, इन ऑप्शनों में से पुशअप करना है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिशील शक्ति के भाग हैं। तो गतिशील शक्ति के जो भाग हैं, एक तो अधिकतम शक्ति होती है, विस्फोटक शक्ति होती है और शक्ति सहनशीलता होती है। ये तीनों हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आइसोमेट्रिक शक्ति जो है गतिशीलता का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति प्रशिक्षण का वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है जानी जाती है। तो वो जो जानी जाती है आइसोटोनिक के नाम से जानी जाती है। और आइसोटोनिक में क्या होता है कि यह जो है आइसोटोनिक संकुचन शक्ति प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है। और यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कंसेंट्रिक संकुचन, जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई जो है घटती है। कंसेंट्रिक संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई घटती है। और दूसरा होता है एक्सेंट्रिक संकुचन। एक्सेंट्रिक संकुचन में मांसपेशियों की जो लंबाई है बढ़ती है। तो इस तरह से है, ये 2 प्रकार का होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो वो है
आइसोटोनिक है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसको कंसेंट्रिक कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और एक्सेंट्रिक में जो है मांसपेशी बढ़ती है। तो ये दो प्रकार का आइसोटोनिक संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था हक्सले के द्वारा किया गया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसका सिद्धांत जो है 11 मई, ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था 11 मई 1954 को प्रतिपादित किया गया था। 11 मई 1954 को प्रतिपादित किया गया था। और एंड्रयूज हक्सले और दूसरे थे डॉक्टर रोल्फ, उनका नाम लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर रोल्फ और नीडर गर्क, इन दोनों ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार या आर्म स्ट्रोक कहते हैं इसे, आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण है। तो फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान जो उदाहरण है वो है समगतिक आइसोकाइनेटिक का उदाहरण है। तो आइसोकाइनेटिक या समगतिक व्यायामों के द्वारा एक विशेष प्रकार का पेशे संकुचन होता है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से खेलों में नहीं किया जाता है। और इस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग जो है केवल जल क्रीड़ा में ही किया जाता है, यानी तैरने वाले उसमें किया जाता है। उदाहरण जैसे नाव खींचना है, रोविंग है, तैरना है, स्विमिंग है आदि। तो फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहों से धकेलना अर्थात बाहु प्रहार, आर्म स्ट्रोक इस प्रकार के संकुचन का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे मांसपेशियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए शरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो है शक्ति होती है, वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रतिरोध का सामना करने की जो है मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहा जाता है। शक्ति के विकास की प्रमुख रूप से 3 निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। पहली होती है आइसोमेट्रिक व्यायाम या समदूरिक, मैं लिख देता हूँ इसका नाम, समदूरिक, हिंदी में कहते हैं इसे समदूरिक। और दूसरा होता आइसोटोनिक यानी सम है यहाँ पर, समपरासारी कहते हैं इसे हिंदी में। और तीसरा है आइसोकाइनेटिक व्यायाम, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, इसको कहते हैं समगतिक, इसको कहते हैं आइसोकाइनेटिक को कहते हैं समगतिक कहते हैं। तो ये 3 विधियाँ होती हैं शक्ति के विकास की। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।